हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम एकदम बेसिक से 11th चैप्टर का रसायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर है, एकदम बेसिक से वन शॉट टाइप में करवाएंगे। और एक एक टॉपिक को आप एनसीईआरटी के उठा के लेके चलना और एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करूँगा एकदम विथ एक्सप्लेनेशंस। और हाँ, क्लास से नोट्स भी बन जाएगा क्योंकि विथ डिफिनेशन सारी चीजें आपको साथ में मिलेंगी और आप यहीं से नोट्स भी बना सकते हो अपने आराम से। जितनी चीजें बताई जाएं यहाँ से लिखते स्टार्ट करना, चलते जाना। और आपसे फिर वादा करता हूं, जब चैप्टर यानी जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो आपको वहां पे एक चीज आभास होगा कि सर सच में आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आज बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत कुछ जाना है। और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11th के लिए हो, चाहे वो 12th के लिए हो, चाहे वो नीट और जेई के लिए हो, सबके लिए। क्योंकि इस चैप्टर को जब आप बड़े स्तर पे जाओगे, नीट के एग्जाम में जाओगे, जेई के एग्जाम में जाओगे, तो उसको मूल चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये यहाँ पे पोर्शन खुल गया है द्रव्य के बारे में, लेकिन हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और इतनी बेसिक से स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान के। यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज तो हम जो रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं उस रसायन विज्ञान के अंदर क्या है। और पहला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान है क्या अपने आप में। अगर तुमसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान खुद क्या है, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए, तो मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। रसायन विज्ञान का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मैटर। हालांकि हर आदमी अपने हिसाब से अलग अलग फार्मूला देता है, अलग अलग डिफिनेशन होता है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए एक शब्द में कि सर क्या होता है रसायन विज्ञान, तो सिंपल सी बात है, बोल देना पदार्थ का अध्ययन करना। पदार्थ जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सटेंस या द्रव्य का अध्ययन करना ही क्या कहला जाता है, रसायन विज्ञान कहला जाता है। अब बात ये होती है रसायन विज्ञान के जनक कौन है। देखो भैया, जो पुरानी रसायन, जो आधुनिक रसायन विज्ञान है, इसके जनक जो है वो तो लेवोजियर है, जिसको बोलते हो आप। लेकिन जो पहले रसायन विज्ञान था, यानी जो शुरू स्टार्टिंग में आया था, उसको रॉबर्ट बायल के नाम से जाना जाता है। तो उनके पितामह यानी ग्रैंड फादर तो उनको कहा जाता है। लेकिन असली जनक जो बुक अलग अलग चीज़ों से डिफाइन करती है, तो यहाँ पे लेवोजियर को मान लिया जाता है कि भाई कहीं कहीं लेवोजियर लिखा रहता है, कहीं कहीं लेवोसियर लिखा रहता है। तो बच्चे वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकेशन हो जाता है कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है बेटवा। तो चलते हैं, सबसे पहले रसायन विज्ञान जो हमें क्लास 11th में पढ़नी है, क्लास 12th में पढ़नी है, जेई आईआईटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम इस पर विथ एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान से सुनना और एकदम बेसिक से समझेंगे। इतना बेसिक से समझेंगे कि इसके पहले आप उतना बेसिक्स में कभी घुसे नहीं होगे। चलो आ जाओ, सबसे पहली चीज़ कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन अच्छे करेंगे। ये होता है पहला कार्बनिक रसायन, ये क्या होता है इसके बारे में अच्छे डिफाइन करेंगे। भौतिक रसायन, ये तो दरअसल बात ये है कि जो आपको क्लास 11, 12th और जेई नीट के लिए पढ़ना पड़ता है, यही तीन केमिस्ट्री हैं जो पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे भौतिक रसायन जिसके अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है और थ्योरी भी होती है, सबको पता था, ये सब जानते भी हैं। और कार्बनिक रसायन जिसके अंदर रिएक्शन होती हैं, नेम रिएक्शन होती है, प्रिपरेशन मेथड होता है, मतलब निर्माण की विधियाँ होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, ये कार्बनिक रसायन होता है। अकार्बनिक रसायन का क्या मतलब होता है, जो चट्टान धातुओं से मिलकर बनी होती हैं चीज़ें, धातुओं के बारे में बात करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। हालांकि इन सारी चीज़ की हम डिफिनीशन भी देखेंगे आगे, लेकिन अभी ये समझो कि केमिस्ट्री हमारी कितने प्रकार की हैं। बाकी के और भी हैं यहाँ पे, जैव रसायन, औषधिक रसायन, कृषि रसायन, और यहाँ पे औषधीय रसायन, औद्योगिक रसायन, और ये यहाँ पे विश्लेषिक रसायन, ये और भी होती है। इतनी रसायन विज्ञान होती है, लेकिन हमें जनरली कितना पढ़ना है, यहाँ पे 3 ही पढ़ना है। चलो बात तो ये हो गई। अब बात आती है आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखो, ये जो लेक्चर चल रहा है इसके इस चैप्टर के 3 लेक्चर आएंगे। पहले लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ों और न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, तीसरे लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट, ताकि चैप्टर पूरा एनसीईआरटी के फ्लो में पढ़ाया जाए और एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है बेटवा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अब बात आ गई जो हमको टॉपिक आज पढ़ना है और एकदम बेसिक से पढ़ना है। तो सुनो भैया, आज हमें क्या क्या पढ़ना है।
रसायन विज्ञान की इसका महत्व क्या है, द्रव्य की प्रकृति और वर्गीकरण, द्रव्य का गुणधर्म, मापन में अनिश्चितता, सार्थक अंक पढ़ना है, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु तथा अणु की अवधारणा और तुल्यांकी भार। इतनी चीज़ों को हमें आज की क्लास में कवर करना है। हो सकता है क्लास 2 घंटे का हो सकता है क्लास 1.5 घंटे का और हो सकता है क्लास 3 घंटे का हो। तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो भैया तुम अपना दिल, दिमाग और डाटा तीनों लेके बैठ जाओ, ताकि अगर हम स्टार्ट करें पढ़ाना तो तुम्हारे माइंड में एकदम जाके घुसना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, रसायन विज्ञान एवं उसका महत्व क्या है। सबसे पहली चीज जो रसायन विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो यहाँ पे टॉपिक चेक करो, रसायन विज्ञान उसका महत्व है। ठीक है बेटा, क्या है इसका भैया। तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में इसका महत्व होता है। इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर क्या होता है, तो क्या होता है, उर्वरक, कीटनाशी और कवकशाही, फफूंदनाशी, फीकनाशी। अच्छा ये सारी चीज तो ठीक है, ये परिभाषा है बुक की, इतना समझ लो। रसायन विज्ञान का जो कृषि के भाग में होता है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बहुत सारे कीट को मारने के लिए भी किया जाता है, बहुत सारी अनाज को उपजाऊ बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे समझो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उद्योग में, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारी यूज होता है। देखो भैया, नेल पॉलिश बनता है, क्रीम बनता है, पाउडर बनता है, साबुन बनता है, निरमा बनता है। अगर इन सब चीज को देखो तो साहा कहाँ से आ रहा है, केमिस्ट्री से। जो मंजन कर रहे हो, जो चटनी खा रहे हो सवेरे उठ के, जो सिरप पी रहे हो, जो खांसी सिरप पी रहे हो, जो ठंडा पी रहे हो, ड्रिंक पी रहे हो, ये सारे कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो उद्योगों में भी इनका कागज होता है, कागज, सीमेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे पास। ठीक है भैया, और कहाँ कहाँ पे है इसका उपयोग सर, औषधियों में। औषधि में भैया जितनी दवाइयाँ हम लेते हैं, 3 तरह की दवाइयाँ आती है मार्केट में। एक एलोपैथिक होती है, एक आयुर्वेदिक होती है, एक होम्योपैथिक होती है। होम्योपैथिक का जो थोड़ा अलग पार्टिकल होता है, यहाँ पे होती है आयुर्वेदिक जिसके से औषधियों से बनाया जाता है। और एक होता है इंग्लिश दवा। इंग्लिश दवा में तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री का रोल होता है। इसमें तो केमिस्ट्री होता ही होता है, फला फला, कि जितनी भी आप पैरासीटामॉल खा रहे हो, कम्बलीफ्लॉम खा रहे हो, और जो दवाइयाँ खा रहे हो, इसके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझेंगे तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि औषधियों का अन्य दवाइयों जैसे क्लोरोमाइटिसिल, स्ट्रोमाइटिसिल, एस्पोरिस एंड प्रतीक जैविक का निर्माण रसायनों द्वारा किया जाता है, जिसे प्लेटिनम कैंसर के उपयोग में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कैंसर के लिए जैसे एजिडिटी, जिसका नाम क्या होता है, एजिडोथाइमिडीन के उपचार में प्रयुक्त होती है। आज का निर्माण भी रसायन द्वारा किया जाता है, संभव किया जाता है। जैसे सैनिटाइजर बनता था, कोरोना था, उस कोरोना में सैनिटाइजर खूब बनाया गया। तो जो सैनिटाइजर बनाया गया उसके पीछे क्या लॉजिक था भैया, वो भी केमिस्ट्री की ही देन थी। वो भी औषधियों से, उसके अंदर भी अल्कोहल होता था, बहुत सारे ना कहते हैं एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती थी। और क्या होता था, जो कीटाणुओं को मारने में सक्षम होता था बबुआ। तो वहाँ से ये देखा जाता है। ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई। और भी हैं हाँ, नए पदार्थ का संश्लेषण करने में और परिवहन के क्षेत्र में, द फील्ड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे सिरेमिक है, अधिचालक, सुचालक, प्रकाशीय तंतु, रेशे आदि के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और कहाँ होता है, परिवहन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के ईंधन, भाई पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, मिट्टी का तेल बनाया जाता है, मोमबत्ती बनाई जाती है। कहाँ से होता है, ये सब रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। कैसे भैया, एक कच्चा तेल निकाला जाता है पृथ्वी के चट्टानों के अंदर से, कहीं कहीं जहाँ पे रेगिस्तान होता है वहाँ से, कभी कभी समुद्र के नीचे से। तो कच्चा तेल निकाला जाता है, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद फिर वही कच्चे तेल से हम 3 चीज़ का निर्माण कर पाते हैं, जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, डीजल बोलते हैं, मिट्टी का तेल बोलते हैं। और जो कच्चा तेल का कुछ पार्टिकल बच जाता है उसको हम मोमबत्ती को बनाने में यूज कर लेते हैं, वही में इसका यूज किया जाता है। ठीक है भैया, तो केमिस्ट्री का यूज समझ लो कि दुनिया में जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जितनी चीज़ें फिर लड़कियाँ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फेन लवली चपोड़ लेती हैं, बहुत ज़्यादा क्रीम होती है, स्किन केयर होता है, बहुत ज़्यादा लाइट मारने वाली चीज़, तो कहीं ना कहीं उसका रोल किसका है, केमिस्ट्री का है। जो ग्लिसरीन लगा रहे हो, ग्लिसरॉल लगा रहे हो, मेकअप करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा सोचते हो ग्लो आ जाए चेहरे पे, उसका भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से लेना देना है। मंजन सुबह उठते हो, करते हो ना करो तो मुंह गंधाने लगता है, तो मंजन में भी किसका होता है, केमिस्ट्री का रोल होता है। जो सिरप या ड्रिंक गर्मी में पी रहे हो उसमें भी क्या रोल हो रहा है, केमिस्ट्री का रोल हो रहा है, जिसका मतलब केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण नियंत्रण में भी किया जाता है इसका उपयोग, मतलब प्रदूषण से बचने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे रसायन विज्ञान की सहायता से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे समतापीय मंडल, ओजोन डिप्लेशन के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहज पदार्थों को विकल्पों के रसायन द्वारा संश्लेषित किया जा रहा है। और यहाँ पे अधिक, जैसे क्लोरोफ्लोरो
यहाँ पे कार्बन होता है। जब आप क्लास 12 में पहला चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बारे में पता जाएगा, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसा समझो इस चीज़ को कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जो बहुत हानिकारक होती हैं, उनको रोकने के लिए भी हम जो केमिकल का छिड़काव करते हैं। देखो अभी दुबई में क्या हुआ था, कुछ केमिकल द्वारा वर्षा कराई गई थी ना, तो कहीं ना कहीं केमिकल क्या हो रहा है, वायु को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको भी प्रभावित करता है, और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ पे बाढ़ आ गया था। तो वहाँ पे भी केमिकल द्वारा कुछ ना कुछ हम चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। तो आपके आई होप माइंड समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए रसायन विज्ञान सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अच्छा, रसायन विज्ञान आपसे पूछा जाए क्यों पढ़ते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये पदार्थ के बारे में या द्रव्य के बारे में। द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर होता है बबुआ। द्रव्य बहुत छोटी चीज़ होती है, मेरी बात को समझना। स्टडी ऑफ मैटर या स्टडी ऑफ सब्सटेंस इज नो एज द केमिस्ट्री, ऐसा समझ लो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। इतने टॉपिक क्लियर हो गया, तो पहला टॉपिक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आगे द्रव्य की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण कीजिए। द्रव्य और पदार्थ, ध्यान से सुनना मेरी बात, द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज है। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूजन। इसका मतलब होता है मैटर, ठीक है, इसका मतलब होता है सब्सटेंस। तो दोनों को हम अगर कहीं कहीं इसका वर्गीकरण किए होते हैं किताब में, किसी कहीं कहीं इसका वर्गीकरण कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टीचर, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग किताब थोड़ा अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेरी मत करना, मतलब चिंता मत करना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझने की पूरी कोशिश करना। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। आओ अब इसको हम आगे समझते हैं थोड़ा सा। तो टॉपिक क्या आ गया हमारे पास, द्रव्य की प्रकृति और इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब जो द्रव्य होगा उसका नेचर कैसे है, कैसे दिखता है वो, और किस किस कितने भागों में वो बांटा गया है। तो यह है द्रव्य। क्या है भैया, द्रव्य एक तरह समझ लो कि जो को ना बनाया जा सकता ना, जो नष्ट किया जा सकता, ऐसा समझ लो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो सबसे पहले हम द्रव्य की बात करते हैं। देखो द्रव्य या पदार्थ को कितने पार्ट में बांटा गया है, यहाँ पे चेक करो, सबकी डिफिनेशन करके दिखाऊंगा। देखो द्रव्य यहाँ बोल सकते हो इसको, या पदार्थ बोल सकते हो। दो वर्गीकरण में किया गया है इसको, एक भौतिक जिसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक हमारे पास होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है बबुआ, केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ गए मेरी बात थी। अब भौतिक वर्गीकरण के अंदर तीन हैं। अब कहोगे ये तीन हैं कौन, तो तीन है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन है बेटा, सॉलिड क्या है, लिक्विड है, एंड क्या है, गैस है। मतलब ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ठोस, द्रव और गैस का जो वर्गीकरण होता है वो रासायनिक वर्गीकरण है या भौतिक वर्गीकरण है। तो भैया कौन सा वर्गीकरण है, ये भौतिक वर्गीकरण है। नहीं तुम्हारा माइंडवा जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा। तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा बबुआ, ठीक है, ठीक है। ठोस किसे कहते हैं भैया, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ऐसा समझ लो। देखो अगर एक चीज़ पता चल गया तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इसी तरह रासायनिक वर्गीकरण जिसके अंदर हम सच में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, वो होता है हमारा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का मतलब समझ रहे हो, जो चीज़ें शुद्ध होती है, जिसके अंदर मिलावट ना हुई हो, वो शुद्ध माना जाता है। अशुद्ध, इसको हम मिश्रण को ही अशुद्ध भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं बच्चे कहते हैं सर अशुद्ध होता है, आपने मिश्रण लिख दिया है। तो मिश्रण और अशुद्ध दोनों एक होते हैं। एक होता है प्योर, एक होता है इनप्योर। मतलब एक होता है शुद्ध तो एक होता है अशुद्ध। और शुद्ध अशुद्ध को आप अच्छे से जनरल भाषा में समझते होंगे कि जिसके अंदर एक ही इंसान मिला होगा वो शुद्ध माना जाएगा, जिसके अंदर तरह तरह के लोग मिले होंगे, तरह तरह की चीजें होंगी, वो अशुद्ध माना जाएगा। यानी एक से अगर ज्यादा कोई भी चीज मिली है उसके अंदर, जैसे अब ऐसा समझ लो, जैसे पानी ले लिए आप, पानी सिर्फ यहाँ पे ठंडा पानी आप ले लिया है, इसके अंदर कुछ ना मिला हो तो ये शुद्ध है। इसके अंदर नमक मिला दिए, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ मिला हो तो क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध माना जाएगा। ऐसा केमिस्ट्री बोलती है, समझे, ठीक है भाई। अब आप कहोगे इतनी बातें तो मुझे एकदम समझ में आ गई है, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। तो देखो भाई, ठोस किसे कहते हैं, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते आकार और आयतन का क्या एक्चुअल में मतलब है। देखो भैया, आकार का मतलब होता है बनावट। जैसे समझो कि हमारे हाथ में एक कलम है,
ये कलम को अगर हम तुमको दे दें, कहीं फेंक दें या कहीं कुछ भी कर दें, तो ये इसी आकार का रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। और जिसके अंदर बदलाव, जैसे हमारे पास है, उसको हम किसी और को दें, और उसको दूसरों को देने के बाद कैसे पता चलता है? दूसरों को देने के बाद अगर उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो निश्चित है, और अगर बदलाव हो गया तो अनिश्चित है। समझो मेरी बात। जैसे बोतल है प्लास्टिक की, ये हमारे पास है तब भी इस बोतल के आकार में है, तुम्हारे पास गई तब भी इस बोतल के आकार में है, और किसी के पास भी भेज दिए तब भी ये बोतल के आकार में है। तो भैया ये क्या है? इसका आकार क्या है? निश्चित है। बात आ गई मात्रा की। मात्रा यानी आयतन की बात आ गई। सर आयतन क्या हो गया? आयतन का यही मतलब हुआ कि ध्यान से सुनना। जैसे मान लो इसके अंदर 1 लीटर हमने पानी रख लिया, ध्यान से सुनना, इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी रख दिया। अब इस बोतल से हमने डाल दिया भगोना या कुकर में डाल दिया, तो भैया अगर हमारे बोतल में 1 लीटर पानी था तो भगोना में भी 1 ही लीटर पानी होगा। उसको जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके यहाँ दूध बेचने वाला आता है तो पौवा लिए रहता है, तो 1 पौवे से वो नाप के आपको देता है, तो आपके भगोना या जिस भी चीज़ में लेते हो आप, तो उसमें भी 1 ही पौवा आ जाता है। अब उस भगोने को ले जाके आप कहीं और किसी और बर्तन में डाल के गर्म करते हो, तब भी वो 1 ही पौवा रहेगा। उसको फिर उठा के डल्लू में रख देते हो या किसी डिब्बे में रख के टांग देते हो, तब भी वो 1 ही पौवा रहेगा। तो इसका मतलब उसकी मात्रा मतलब आयतन, मात्रा और आयतन दोनों एक ही चीज़ है। बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो क्या उसके मात्रा में कोई अंतर आ रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आकार और आयतन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे दोनों निश्चित हो गया। आकार और आयतन क्या हो गया बेटा? यहाँ पे दोनों निश्चित हो गया। क्या हो गया? निश्चित। ठीक है, क्या हो गया इसका? निश्चित। इसी बात की बात किया जाए, द्रव क्या होता है? सर द्रव का एक सिंपल सा फंडामेंटल होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा। कहा जाता है कि इसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे समझेंगे? समझो ध्यान से। जैसे इस बोतल में हमने पानी ले रखा है, इसको हम अगर गिलास में डाल दें तो गिलास के आकार का हो जाएगा। जैसे ही दूसरे जगह जा रहा है ये अपने आप को चेंज कर रहा है। थाली में डालेंगे तो पानी फैल जाएगा, थाली के आकार का हो जाएगा। टब में डालेंगे तो ये टब के आकार का हो जाएगा। बोतल में डालेंगे तो ये बोतल के जैसा हो जाएगा, मतलब कि ये अपने आकार को बदल रहा है। पानी तो वही है, ये ऐसे इस तरह भरा हुआ है, मैं इसको गिलास में डाल दूँ, कटोरी में डाल दूंगा तो कटोरी के जैसे आकार में हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास से कहीं और जा रहा है तो इसके आकार में बदलाव हो रहा है, और आकार में बदलाव हो रहा है इसका मतलब आकार अनिश्चित नहीं है। तो आकार क्या हो गया बेटवा? इसका अनिश्चित हो गया। इतनी बातें क्लियर है। तो भैया आयतन का मतलब वही है फिर से कि बेटा अगर हमारे पास 1 किलो दूध है या 1 लीटर दूध है, आपको दूंगा, आपके यहाँ घर में ले जाके दूंगा, तो आपके यहाँ भी 1 ही लीटर रहेगा। आप किसी और बर्तन में डालोगे तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा। आप किसी डल्लू में डाल के उसको रख दोगे तब भी 1 ही लीटर आएगा। उसकी मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस वजह से उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। गैस किसे कहते हैं सर? भाई देखो, गैस को हम देख नहीं पाते, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? गैस ही है। तो आपसे पूछा जाए, जिस पहली चीज़ तो ऐसे समझ लो, जिसको हम देख नहीं पाते उसका आकार और आयतन कैसे निश्चित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली में जाना है तो ऐसा समझ लो कि भैया आपके यहाँ आता है सिलेंडर एक गैस वाला, उसको जैसे ही दबाओगे सुर्र से बाहर आता है। जब सुर्र से बाहर आता है तो हमको दिखाई वो नहीं देता है, क्योंकि उसके अंदर आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। मतलब उसके अंदर अंतरा आणविक यानी अंतराकर्षण बल बहुत कम होते हैं। उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत भागने की कोशिश करता है, तो उसका आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ऐसा समझ लो। अगर तुमसे बोले सर गैस का क्या होता है, तो बोल दो जिसको हम देख ही नहीं सकते उसके बारे में डिफाइन क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात बोलो, ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। ठीक है भैया। शुद्ध पदार्थ का जो एक ही प्रकार के तत्व से मिले हों या एक ही प्रकार के पदार्थ से मिले हों उन्हें शुद्ध कहते हैं। जैसे पानी है, एक ही लोग इसमें हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध। मिश्रण का मतलब होगा जिसमें एक से ज़्यादा लोग मिले होते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिले होते हैं, उन्हें हम मिश्रण बोल देंगे। कैसे समझेंगे? ऐसा समझ लो जैसे पानी और नमक या चीनी बोल दो तो ये मिश्रण है। ठीक है। अब इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक समांगी है, एक होमोजीनियस है, और एक हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी है। सर होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? पहले हम इसको समझेंगे, समांगी के बारे में। किसके समझेंगे बेटा? हम पहले हम समांगी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में बेटा समझेंगे? हम पहले हम समांगी के बारे में समझेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में। चलो आ जाओ समझते हैं। समांगी का मतलब समअंगी। समअंगी का क्या मतलब होता है? देखो भैया, जैसे आपने पानी लिया, ध्यान से सुनो,
जैसे आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने नमक को घोल दिया, तो जो पानी और नमक को हमने मिलाया तो क्या बन गया, ये एक तरह का विलयन बन गया। मतलब 2 लोग से विलयन बनता है, 3 लोग से विलयन बनता है और भी ज़्यादा लोगों से विलयन बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग से बना हुआ है। तो पानी, अगर पानी के अंदर नमक पूरी तरह से घुल जा रहा है, अगर पूरी तरह से घुल जा रहा है, ध्यान सुनो, तरह से घुल जा रहा है, तो इसका मतलब समांगी है। समांगी का मतलब ये है कि जिसके समान अंग हो, मतलब जिसके हर जगह पे समान रूप से वितरित हो जाए। समान रूप से कहोगे सर अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और डीप पे समझाओ। सुनो, ऐसे समझ लो, कैसे जाने के समांगी है कि नहीं है, ऐसा समझो। जैसे आपने लिया पानी, आपके घर में इस समय गर्मी पड़ रही होगी तो आप शरबत बनाते होगे, तो आपने लिया इसके अंदर वाटर और ले लिया शुगर, चीनी ले लिया, ठीक है। तो समांगी को पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे इसको खूब घोले, खूब इतना घोल दिए कि अब पानी के अंदर पूरा चीनी क्या होता है, घुल गया होता है, डिजोल्व हो गया होता है। अब घुल गया, अब आप पानी को यहाँ से टेस्ट करो, चाहे बीच से टेस्ट करो, यानी चाहे यहाँ से इसका पियो, चाहे यहाँ से निकाल के पियो, चाहे यहाँ से, तो तीनों जगह में उसका स्वाद क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। जब तीनों जगह में स्वाद बराबर आने का ये क्या मतलब हो गया, जो चीनी थी वो समान रूप से हर जगह वितरित हो गई है। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं विषमांगी, सॉरी, इसे हम बोलते हैं समांगी। सम अंगी मतलब समान रूप से हर अंग में वितरण होना, उसे हम क्या कह देते हैं, समांगी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है बेटवा कि नहीं क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर इतनी बातें तो हमको एकदम क्लियर हो गई है। तो हमने कहा ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हो गई है तो थोड़ा आते हैं विषमांगी पे। विषमांगी का एक सिंपल सा समझो कि जिसके अंदर चीज़ें ना पूरी तरह से ना घुले। अब कहोगे इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, जैसे पानी के अंदर आप मोरंग डाल दो, मोरंग डालते हो ना, मोरंग, काफ़ी लोग बोल रहे हैं बालू, जानते हो बालू, तो जैसे ही पानी के अंदर बालू डालोगे तो पानी क्या होगा, ऊपर रहेगा, बालू पूरी नीचे बैठ जाएगी। तो देखो रूप से वितरित हो रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो नीचे जाके जम जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। तो जो समान रूप से वितरित हो जाएगा वो समांगी होगा, जो समान रूप से नहीं वितरित होगा वो विषमांगी होगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ सर अब इतनी बातें हमें कहा है क्लियर है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, सबकी डिफिनेशन लिखवाते हैं, इसका भी, सबका तत्व अधातु। आ जाओ, तो अब यहाँ से आप परिभाषा लिखते चलो फटाफट। सबसे पहली चीज, ठोस क्या होता है, द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। नोट्स बनाते चलो हमारे साथ। चलो भैया आगे चलते हैं। यहाँ पे शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जिसमें एक ही लोग से मिलकर बना होता है, जिसमें एक ही तरह के होते हैं, ऐसे बोल दो, जिसमें एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होता है, ऐसे समझ लो, पदार्थ से मिलकर बना होता है, ऐसे समझ लो, मिलकर बना होता है। तो यहाँ इसकी परिभाषा बना होता है, यहाँ इसकी परिभाषा आप देख सकते हो। आगे हमारे पास क्या है, तत्व किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसमें तत्व है। तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एलिमेंट्स। शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार, देखो यहाँ पे शुद्ध प्रकार के कितने भाग हैं, देखो चेक करो। जो शुद्ध पदार्थ हमारे पास है इसके 2 भाग हैं, एक तत्व है और एक यौगिक है। तो तत्व किसे कहते हैं, यौगिक। फिर तत्व के कितने प्रकार हैं, 1 2 3, धातु, अधातु, उपधातु। और हमारे शुद्ध पदार्थ यानी यौगिक के कितने प्रकार हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। आ जाओ सबको फटाफट हम समझते हैं एक एक करके डिफिनेशन। तो तत्व किसे कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ, ध्यान से सुनना, क्या होता है, वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो अवयवों में अपघटित किया जा सकता है और ना ही इससे निर्मित किया जा सकता है। इनके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि तत्व किसे कहते हैं, जिसको ना तो हम भौतिक और ना तो रासायनिक किसी भी क्रियाओं द्वारा ना तो बना सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं तत्व। यानी इसको हम क्या बोलते हैं बेटवा, दिस इज द एलिमेंट्स। क्या बोल देते हैं हम इसको, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है क्या, मतलब 2 शब्द तुम्हें याद रखना पड़ेगा, भौतिक विधि और रासायनिक विधि द्वारा ना तो बनाएंगे और ना तो नष्ट कर सकते हैं, इसे हम तत्व बोल देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटवा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धातु, एक होता है आधातु और एक होता है उपधातु। क्या होता है, एक उपधातु होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटेलाइट। क्या होता है बेटा, एक मेटेलाइट होता है। समझे मेरी बात। तो ये 3 होते हैं हमारे पास। आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब हमारे पास होता है सर आधातु, ठीक है। यहाँ पे धातु तत्व तो ये हो गए हमारे पास, ठीक
ठीक है, ठीक है। और तत्व को हम धातु को बोलेंगे, तो धातु की परिभाषा भी यही होता है। धातु, आ जाओ भैया, अधातु उपधातु, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे, आओ थोड़ा। धातु अधातु क्या होता है, ध्यान से सुनो। धातु और तत्व की परिभाषा लगभग लगभग सेम है। वे तत्व जो बिल्कुल ऋणात्मक होते हैं तथा आधात्विक गुणधर्म होते हैं, जैसे उनके अंदर देखो, अब तुम धातु की परिभाषा कैसे बनाओगे, मैं तुमको यहाँ धातु की परिभाषा देखो लिख के दिखाता हूँ, सिंपल सा। ये अधातु की परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूँ और इसी से मैं धातु को बना दूंगा, सुनो ध्यान से। वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं उन्हें हम आधातु बोलते हैं। इनके कहने का मतलब है जितनी भी गैसेस है, जो गैस होते हैं उसमें माइनस का चार्ज होता है, जो गैस होते हैं उसमें क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो जो भी होता है ये माइनस का चार्ज होता है, इसको हम आधातु बोल देते हैं। इसके ऊपर विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है इसके ऊपर माइनस का चार्ज, जैसे ऑक्सीजन है इसके ऊपर माइनस का भी चार्ज होता है। ये सब माइनस होते हैं तो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तथा आधात्मिक गुण, जैसे आधात्मिक गुण का मतलब जो धातु में नहीं पाए जाते, धातु में पाए क्या क्या जाते हैं इसको चेक करो। धातु में क्या नहीं पाए जाते हैं, सुनो। जैसे आधातु में चमकहीनता, मतलब ये चमकीला नहीं होता, ये चमकते नहीं हैं। फिर क्या है हमारे पास, भंगुरता। भंगुरता मतलब इनके अंदर ये अलग अलग नहीं होते, इनको छूने के बाद आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये चिपक जाएंगे आपके हाथ में। भंगुरता। मृदुता, मतलब ये मृदु भी नहीं हो सकते हैं। विद्युत एवं उष्मीय कुचालक, मतलब कि कहने का मतलब है इसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जाता। विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं किया जा सकता। विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसी को हम एक भाषा में अगर बोलते हैं तो बोल देते हैं कुचालक। क्या बोल देते हैं एक भाषा में, इसको हम कुचालक बोल देते हैं। तो इसी में बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि तो तुमको क्या बोलता है, सिंपल सा कि और धातु में ये सब पाया जाता है। धातु में क्या होता है, जिसके अंदर चमक हो, भंगुरता हो, ठीक है, तान्यतक गुण पाया जाता है, मतलब ये तनते हैं। जैसे सोना को दो तानते चले जाओ बढ़ता चला जाएगा। क्या होता है इसमें, विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसके द्वारा विद्युत सुचालक होते हैं। इसको द्वारा विद्युत को हम क्या कर सकते हैं, आराम से प्रवाहित करवा सकते हैं। जैसे लोहा होता है, तांबा होता है, स्टील होता है, सॉरी स्टील नहीं, स्टील तो विद्युत से बना जाता है, सॉरी लोहे से बना जाता है। जैसे कापर होता है, जिंक होता है, जो तार घर में लगाते हैं उसके अंदर क्या पड़ा होता है, कापर ही पड़ा होता है बेटा, कापर होता है उसके अंदर, है ना। एल्युमिनियम होता है उसके अंदर। तो इस सब में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे चांदी होता है, सोना होता है, इन सब में विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती है। चांदी तो बहुत अच्छा सुचालक माना जाता है विद्युत धारा का, ठीक है। उपधातु क्या होता है, ये तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। ये ऐसा है मेटलाइट बीच का आदमी है जिनके अंदर कुछ कुछ गुण मिलते हैं धातु के भी और कुछ कुछ गुण मिलते हैं अधातु के भी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उपधातु होते हैं। जैसे आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, आदि है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, आदि है। मेटल के अंदर जैसे जिंक हो गया, कापर हो गया, टिन हो गया यहाँ पे, ठीक है। एयू हो गया गोल्ड, जिसको एयू क्या होता है, गोल्ड होता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है यहाँ पे, एजी हो गया सिल्वर यानी चांदी। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और इसमें ये आर्सेनिक जर्मेनियम जो है ये क्या होते हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं बेटवा। चलो भैया इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इतनी बात क्लियर हो गई है, हाँ तो ठीक है आगे आ जाओ। यौगिक किसे कहते हैं, यहाँ से बेटा नोट्स बनाते चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट्स बनाते चलना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भैया, यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप कहोगे सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा समझाने का कष्ट करें, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास NaCl है, मान लो हमारे पास H2O है, तो देखो NaCl का कितना यहाँ पे है 23 परमाणु भार, इसका कितना है 35.5। तो ये एक निश्चित द्रव्यमान से बने हुए हैं या निश्चित अनुपात से बने हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखो तो 1 होता है, ऑक्सीजन क्या कितना होता है 8 होता है, तो 1:8। अगर इसी का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो काट दोगे तब भी 1:8 ही आएगा। तो एक निश्चित अनुपात से मिला होता है, मतलब हाइड्रोजन के 1 पार्ट है यानी 1 अनुपात है, ऑक्सीजन के 8 अनुपात से मिलकर यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 1 पार्ट और ऑक्सीजन के 8 भाग को मिला के एक जल का अणु बनाया जाता है। ऐसा समझ लो, ऐसा एकदम बेसिक से समझ लो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, यौगिक बोल देंगे। अब यौगिक 2 प्रकार के होते हैं
एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है। इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कहोगे ठीक है सर, इतनी बातें तो क्लियर है हमें। और इसको क्या बोल देते हैं? सॉरी, अकार्बनिक है ना, तो इनऑर्गेनिक बोलेंगे इसको हम क्या बोल देंगे? इनऑर्गेनिक। यहाँ पे आई एन लगा दो बस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑर्गेनिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। अब कहोगे हाँ इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है ऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, क्या होता है समझने की कोशिश करो। देखो, ऐसे यौगिक जो चट्टानों और खनिज जैसे निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अब कहोगे सर किसके मतलब? जैसे चट्टान है, बहुत सारे पदार्थ, चट्टान को जब काटोगे ना तो उसमें बहुत छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ें निकलती हैं और बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? अकार्बनिक। जैसे यहाँ पे है सामान्य नमक जो हम समुद्र से निकालते हैं, संगमरमर। कभी कभी अकार्बनिक में तुमसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताओ सामान्य जो नमक है वो कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, तो बोल देना भैया ये अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है। जिप्सम हो गया, वाशिंग हो गया, सोडा हो गया आदि, ये सब क्या है बेटा? सब इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। इसी तरह बात करते हैं कार्बनिक। वे यौगिक जो पौधे और जानवरों में मौजूद होते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन उनके आवश्यक घटक के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल आदि। अब ऐसे समझ लो ध्यान से, अगर तुम्हें कम समझ में आ रहा है इसके बारे में तो ऐसे समझो कि पेड़ पौधे, चाहे वो घास हो, चाहे वो सब्जी का पेड़ हो, चाहे वो बड़े पेड़ हो, चाहे वो इंसान की शरीर हो, चाहे वो जानवर की शरीर हो, अगर उन्हीं से कोई चीज़ अगर तुम्हें मिल रही है तो वो कार्बनिक चीज़ें हैं। और अगर जो मृत जीव है, जैसे बहुत सारी चीज़ मर चुके हैं बहुत पहले, उसके बाद अब उनको निकाला जा रहा है तो कुछ अलग अलग तत्व बन के वो निकल रहे हैं, अलग अलग पदार्थ बनकर निकल रहे हैं मृत जीवों द्वारा, जीवाश्म द्वारा, कोई चीज़ें या चट्टान द्वारा हम बहुत सारे टाइल बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, बहुत सारे ईंट बनाते हैं, वो सब क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। खनिज होती है, लवण हमको प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों पे हम अकार्बनिक के बारे में बात करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे टॉपिक के बारे में। क्लियर है इतनी बातें? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है? जिसको हम बोल देते हैं अशुद्ध पदार्थ, जिसके बारे में हमने बात कर दी है यहाँ पे। जो भी आपकी मर्जी करे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा चेक करना चाहोगे तो तुम्हें हम यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे हमारे पास मिश्रण को दो प्रकार, मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों के, क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक तत्व, इसके अंदर दो या दो से अधिक तत्व होंगे। जैसे मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके दो, इसके एक, दोनों मिलकर हमने बना क्या बना लिया? तो एक अलग तत्व था, ये एक अलग तत्व। तत्व कैसे होता है? ध्यान से सुनना। तत्व जो सिंगल होगा वो तत्व होगा। कैसे? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम है ना, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, अगर जिसको आपने अलग लिखा है, ऐसे सिंगल लिखा है, ये सब किस में आते हैं? ये सब तत्वों में आते हैं। किस में आते हैं? ये तत्व आ गए हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना। तत्व का मतलब सिंगल चीज होता है। तो कह रहा है दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व कभी कभी ऐसे मिलना देखने को मिलेगा, H2SO4, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो दो या दो से अधिक तत्व हो गए हैं इसके अंदर। मिश्रण कहलाते हैं। सही कह रहा है। यहाँ पे इसका पता नहीं कितना अनुपात है, सल्फर का पता नहीं कितना अनुपात है, ऑक्सीजन का पता नहीं कितना अनुपात है। तो इनका कोई अनुपात निश्चित उश्चित नहीं होता, बस मिला दिया गया और बना दिया गया, उससे हम मिश्रण करेंगे। निश्चित का मतलब हो गया अगर किसी चीज को प्रॉपर रेशियो में मिला रहे हो, प्रॉपर उसका द्रव्यमान आपको पता है, प्रॉपर सारी चीजें पता है, तो सारी चीजें आपको वहां पे पता हो जाएगी। बेटा बातें नहीं करो कोई, आराम से ध्यान दो पढ़ाई पे, वरना दिक्कत होगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। और अब इतनी बातें क्लियर होगी। अब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सजातीय, सजातीय को हम बोलते हैं समांगी, इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है।
सजातीय को हम बोलते हैं समांगी। एक मिश्रण को सजातीय कहा जाता है यदि इसकी पूरी संरचना एक समान हो तो ये सजातीय होगा। मतलब वही हमने कहा, जैसे पानी में आपने क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो पानी चीनी मिलाने के बाद चीनी पूरी पानी के अंदर घुल जाती है। अब आप ऊपर देखो तो तब भी पानी नजर आएगा, नीचे देखो तब भी पानी नजर आएगा, बीच में देखो तब भी पानी ही नजर आएगा। तो इस वजह से अगर आप चेक करोगे तो दोनों संरचना तुमको एक जैसी दिखेगी, तो इसे हम बोल देंगे सजातीय या समांगी बोल देंगे। विषमांगी का वही मतलब होता है भैया पानी डाल दिया, मोरक डाल दिया, मोरक और पानी दोनों अलग अलग देखने को मिलेगा, ऊपर कुछ और दिखेगा नीचे कुछ और दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, असजातीय या विषमांगी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। जैसे इसमें एग्जांपल भी है, पानी की संरचना समान होती है, सभी भागों में मिठास समान होती है। आगे भैया विषमांगी का वही मतलब होता है जो हमने समझा दिया। यहां से आप थोड़ा सा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से बना सको। क्या बना सको बेटा, यहाँ से बना सको अपने नोट्स को बना सको एकदम बेहतरीन तरीके से और एकदम बेसिक से। क्या हमारी बातें इतनी क्लियर है आपके लिए या नहीं क्लियर है, इतना बताओ। अब कहोगे यहाँ से क्लियर तो है, तो भैया हम आगे बढ़ता नहीं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास है द्रव्य के गुणधर्म। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, द्रव्य के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ द्रव्य। यानी हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हो गए, तो हम सारी चीजों को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। तो हमने यहाँ पे इस टॉपिक को बढ़ा दिया। अब हम बातें हैं द्रव्य के, यहाँ तक तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करें द्रव्य के गुणधर्म, मापन में अनिश्चितता हम बात करेंगे। सार्थक अंक क्या होता है, छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे। सबसे ज्यादा मेन ये है और ये है, फिर इस पर हम बात करेंगे इन डिटेल में। कहीं किसी को जाना नहीं पड़ेगा, ना किसी कहीं को जाना है। ठीक है बेटवा, चलो अब आपको इतनी क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं भैया। सारी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब हम बढ़ेंगे क्या है यहाँ पे बेटा, क्या द्रव्य के गुणधर्म। तो सबसे पहले आ जाता है द्रव्यमान तथा भार। बहुत सारे लोग कहते हैं द्रव्यमान और भार एक एक होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं द्रव्यमान और भार एक चीज होता है। देखो द्रव्यमान का मतलब होता है पृथ्वी जिसको अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी तो सभी करती है, जिस कारण किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम द्रव्यमान बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दोनों में अंतर क्या है, बहुत छोटा अंतर निकल के आएगा। जो हमारी पृथ्वी होती है वो किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जिस कारण से आकर्षित कर रही है तो उसमें वो चीज होना इंपॉर्टेंट है, उसको हम द्रव्यमान बोल देते हैं। और उसमें जो विद्यमान होता है वो हो जाता है भार। अब हो गया, समझ में नहीं आया है, समझने के लिए ऐसा समझो कि जैसे आप जा रहे हो, ध्यान से सुनो, किसी चीज का तौल मापन में यूज कर रहे हो, तौल मापन में यूज कर रहे हो तो उसको हम भार बोल देंगे। ऐसे समझ लो। जैसे आप आटा चक्की पर रखने जाते हो, वहाँ पे तौल आते होंगे उसको। जैसे आप किसी चीनी लेने जाते हो तो वहाँ पे जो हाथ तौल करते होगे। जैसे आप तेल लेने जाते होगे तो वहाँ पे जो आप तौल माप करते होगे। जैसे आप कोई भी सरसों ले रहे हो, धान ले रहे हो, गेहूँ ले रहे हो, चावल ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसको हम भार बोलते हैं। द्रव्यमान का सिर्फ मतलब हो गया, चाहे वो छोटी होगी, चाहे वो बड़ी होगी, चाहे वो बहुत छोटी होगी, चाहे वो बहुत बड़ी होगी, पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर अगर उसे अपनी आकर्षित कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, भार बराबर किया भी गया है। यहाँ पे देखो, चेक कर सकते हो आप, भार बराबर क्या किया गया है, यहाँ पे चेक कर लो बेटा। भार बराबर किया गया है यहाँ पे द्रव्यमान, जिसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, इसको g बोलते हैं। किसी तत्व का द्रव्यमान व सहित उस तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये कलम है, इसमें इसका जितना भी मात्रा है वो द्रव्यमान की है। ध्यान से सुनना फिर से। जैसे ये हमारे पास है क्या, कलम है, इसमें इसकी जितनी भी मात्रा है वो द्रव्यमान कहा जाएगा। जैसे ये हमारे पास क्या है, बोतल है, इसमें इसकी जितनी भी मात्रा है वो द्रव्यमान कहा जाएगा। भार क्या कहा जाएगा, भार मतलब हो गया कि जिसको हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर दिया हम भार को यूज करते हैं। इस बात का ऐसे ध्यान रखो आप, ठीक है। तो जबकि भार और उस तंत्र पर लगने वाली गुरुत्व बल को दर्शाता है। भार का मतलब हो गया कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, ये दोनों चीजें को अगर हम मिला देते हैं तो भार बनकर तैयार हो जाता है। समझे मेरी बात? तो ये होता है एक सिंपल सी बात। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि अगर जिस चीज को हम तौलने मापने में यूज कर रहे हैं वो भार कहा जाएगा, और जिस चीज में हम उसकी जितनी ही मात्रा देख रहे हैं वो उसका द्रव्यमान कहा जाएगा। कहोगे अभी भी समझ नहीं आया तो ऐसा समझ लो, जैसे इस कलम के अंदर जैसे हमारे पास एक घड़ी पहने हैं तो घड़ी में इस घड़ी का जो भी भार है, जो भी इसके अंदर मात्रा है
वो उसका टोटल द्रव्यमान होगा। अब जी वो टोटल क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब मैं इसे कंपेयर करूं, कंपेयर मतलब तुलना किसी से करना स्टार्ट कर दूं कि भैया इसके अंदर कितना इसका कंपेरिजन है या कितना इसका भार है, तो तौलने के लिए जो मापन के लिए कंपेयर करने के लिए जो हम यूज करेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, उसे हम बोल देते हैं भार। इतनी बातें क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आयतन का मतलब मात्रा ही होता है, आयतन का मतलब मात्रा होता है। आयतन क्या होता है भैया, किसी वस्तु का आयतन घेरे गए। जैसे तुम जहां खड़े हो रहे हो, जितना खड़े होते हो तो परछाई मतलब जितने में तुम्हारा स्थान तुमने घेर रखा है, जितने में तुमने पूरा घेर रखा है, घेर स्थान को घेर रखा है, वही उसका क्या हो जाता है, आयतन। क्योंकि आयतन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हमने कहा कि ये बोतल है, इस बोतल को हमने रख दिया, अभी जितना स्थान घेरा वही उसका आयतन हो जाएगा। इसके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। ठीक है बेटवा, चलो बहुत बढ़िया, किसी वस्तु का आयतन कहलाता है। तो द्रव्य के गुणधर्म क्या है, यहाँ पे तापमान है जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है 32 डिग्री को, सेल्सियम पैमाना होता है केल्विन। अब इसको कैसे चेंज किया जाता है मैं तुमको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं कि फ़ारेनहाइट से हम कि कैसे बदल सकते हैं चीज़ों को, और तीनों को बदलना सीख लो आप, ये आपको बड़ा काम आएगा। ठीक है, ये आपको बड़ा काम आएगा, नहीं तो बाद में आप कहोगे सर हमको आता तो नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। हम तो हम समझा देते हैं तीनों को कैसे किससे चेंज किया जाता है फ़ारेनहाइट को। देखो तीनों को सूत्र याद रख लो, तीनों को फार्मूला याद कर लो। कैसे, सुनो ध्यान से, ऐसे समझो। अगर मान लो तुम्हें किसी चीज़ को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है। पहला सूत्र मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो, फ़ारेनहाइट कर लिखता हूँ, ठीक है। कितना होता है 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे क्या होता है इस बात पे थोड़ा सा ध्यान सुनना। 1 मिनट के बाद फोन आ रहा बड़ा, ठीक है, टेंशनवा लेने की कौनो बतिया यहाँ पे नहीं है, रुक जाओ, गड़बड़ा जाता है मामला। अरे जल्दी करेंगे, फोनवा यहाँ पे हमारा पोलियो मार देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, कैसे क्या होगा और कैसे क्या नहीं होगा। ठीक है, सुनो, जैसे अब फ़ारेनहाइट में, तो अब तुमसे बोल दिया जाएगी कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करो, ऐसे बोल दिया, परिवर्तित करो। तो आप कहोगे हमको समझ में नहीं आया, समझाओ। तो हमने क्या किया, हमने लिखा सूत्र फ़ारेनहाइट, ये मतलब फ़ारेनहाइट होता है, यह कम क्या मतलब है, फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है बेटा, फ़ारेनहाइट होता है। हमने लिखा है F बराबर 9/5 इंटू में कितना डिग्री सेल्सियस दिया गया है यहाँ पे 30, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 5 का नम 5, 5 छंग 30 कट गया, 5 का नम 5, 5 छंग 30, 9 छक 54 हो गया, और प्लस कितना आ गया यहाँ पे 32 आ गया। तो यहाँ पे 54 और 32 कितना हो जाएगा, 6 और 8 86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसा समझो, कितना आ जाएगा, 86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझे मेरी बात को। फिर आपसे एक क्वेश्चन बनाया गया, क्या बनाया गया, ध्यान सुनो। बताया गया कि 41 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। कैसे करोगे, सिंपल सा लॉजिक है भैया, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे 41 फ़ारेनहाइट दिया गया है और ये डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट का सूत्र क्या होता है, यह बराबर होता है 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 ये सूत्र होता है। तो ये जो मान दिया गया है वो फ़ारेनहाइट का दिया गया है, तो लिख लो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान दिया गया है, तो 41 बराबर 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस तुम्हें निकालना है, डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिख दो, प्लस का 32, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 का नम 5, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 5 का नम क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 5 चौक कितना हो गया यहाँ पे 20, 205 हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास क्या 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एक काम करो, इसको नीचे लाओ, बटा 205 बटा कितना हो जाएगा 9, 32 को उधर लाओ, यहाँ पे 32 हो जाएगा माइनस में, बराबर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, जो भी सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो इसको इस तरह से हम चार्ज नहीं करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक किसी प्रणाली को दिक्कत तो नहीं है बच्चा पार्टी।
तो इस तरह से जब करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आ गई सर केल्विन को कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुनो। जैसे वो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, केल्विन में परिवर्तित करो, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, केल्विन में। तो ध्यान से सुनो, जितना भी तुम्हें यहाँ पे दिया रहे डिग्री सेल्सियस प्लस उसमें केल्विन को प्लस कर दिया करो। अब केल्विन का कितना होता है, 273.15 होता है, ये 1 केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है। ध्यान सुनो, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 में अगर 273 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 298 केल्विन। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर देते हो, नहीं समझ में आया, ऐसे समझो भैया। अगर तुमसे बोला जाए कि किसी को तुमको केल्विन में चेंज करना है, क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए सिंपल सी बात होता है तुम्हें यहाँ पे कि डिग्री सेल्सियस जो दिया रहे सेल्सियस प्लस 273 कर दो बस, ठीक है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 273.15, 15 को चाहे करो चाहे मत कर लो, वो इसका एक वो है। अब ध्यान से सुनो, ये अपनी आप में अपनी अलग वैल्यू है। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे कि 28, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 273, आप बोल दिया 25 डिग्री सेल्सियस को, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, केल्विन में चेंज करो। अब आप कहोगे कैसे चेंज होगा, तो डिग्री सेल्सियस कितना है यहाँ पे 25 प्लस 273 जोड़ दो तो कितना आ गया, 298 आ गया केल्विन। तो ये केल्विन में चेंज हो गया। और अगर इसी को घटाना हो तो यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, ये केल्विन माइनस का 273 या 273 माइनस का केल्विन कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जैसे अब तुमसे बोल दिया गया यहाँ पे कि यहाँ पे 298 केल्विन को 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करो, तो बस घटा देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, यहाँ पे करना है, तो 298 केल्विन हमारे पास जो दिया गया है, यहाँ पे लिखो 298 माइनस का 273 आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से होता है ये चेंज। बहुत जनरल है, बहुत आसान है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना, कोई यहाँ पे मैटर करती है बात, बस तुम्हें समझने की बस थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसको समझना है। फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो। 3 सूत्र है, तीनों को लिखो। आप कैसे लिखोगे, सुनो। अगर तुम्हें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, पहला F मतलब फ़ारेनहाइट, तो 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये सूत्र लगाओ। अगर तुम्हें केल्विन में चेंज करना है, केल्विन में तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं, या सीधा मैंने डिग्री सेल्सियस मतलब मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। और अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में करना है, यहाँ पे चेंज डिग्री सेल्सियस में करना है, तो इसी को जस्ट उल्टा कर दो, केल्विन माइनस का 273, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। सिंपल सा 3 फार्मूला है। बोल दिया गया यहाँ पे कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो जनरल तुमको समझना है। यहाँ पे सूत्र यहाँ पे ही लिखा है 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है वहाँ पे 40, हमने लिख दिया 40 प्लस का यहाँ पे 32 है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे 5 8 40 हो गया, 8 9 72 प्लस 32 टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 9 94 फ़ारेनहाइट। ऐसा काम हो गया। बोला गया केल्विन का सवाल, दूसरी सवाल तुमसे बोला गया, ये पहली सवाल हो गया। दूसरी सवाल बोल दिया गया यहाँ पे कि 28 डिग्री या 27, ऐसे समझ लो, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, केल्विन में बदलिए, ठीक है, ऐसे बोल दिया गया।
ऐसे बोल दिया गया तो क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है बेटा, ध्यान से समझ लो कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना मान दिया गया है, वहाँ पे चेक करो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, समझे। अब बोल दिया गया 100 यहाँ पे तुमसे, ठीक है, सॉरी माफ़ करना, 273 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब बोल दिया गया तुमसे 300 डिग्री सेल्सियस को 300 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन हो जाएगा बेटा, केल्विन में चेंज किया ना, केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करो, परिवर्तित करो, तो जनरल बात समझ लो भैया, सूत्र लगो। केल्विन का कितना मान दिया गया है, यहाँ पे लिख दो, डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र यही है, केल्विन का मान दिया गया है 300 माइनस का 273 कर दो, इससे 27 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप तीनों की वैल्यू को निकाल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे दावा है। चलो, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब द्रव्य के गुणधर्म के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। द्रव्य के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ प्रणाली की बात करेंगे, MKS होगा, CGS होगा, FKS होगा, इन सही चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैं इसकी डिफिनीशन दिखा देता हूँ आपको फ़ारेनहाइट की और इन सारी चीज़ों को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, देखो, इस पैमाने पे जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, मतलब ये मिनिमम कितना जा सकता है, 32 डिग्री। जैसे मान लो हमने एक थर्मामीटर लिया, तो उस थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में होता है, जिससे हम अपना टेम्परेचर नापते हैं, तो कितना होता है मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से हाईएस्ट 212 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। पैमाना होता है, ये दो सीमाओं को 180 भागों में विभाजित करता है, मतलब इसके बीच में 180 पार्ट होते हैं, लगभग छोटे छोटे। सेल्सियस पैमाना क्या होता है, सेल्सियस होता है, इस पैमाने पर जल का हिमांक 0 डिग्री से, मतलब जो भी हमारे पास थर्मामीटर होगा वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस के तक ये जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इन दोनों सीमाओं को 100 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब इसके बीच में छोटे छोटे से पैमाने होते हैं, जो 100 पैमाने होते हैं, लगभग 100 भागों में उसको बांटा गया होता है, ऐसा समझ लो। केल्विन पैमाना क्या होता है, ये जल के कितने होता है बेटा, यहाँ पे ये 273 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जैसे पैमाना है, यहाँ पे लास्ट में होता है 273, ऊपर होता है 373, ठीक है। इसके बीच में होता है, और इसके बीच में अनेक प्रकार के इसको भी पार्ट में बांटा गया होता है, ये होता है इसके बारे में, इसके लॉजिक हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अब आता है द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के जो गुणधर्म हैं वो एक्चुअल में है क्या, उनके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उनमें हम किस प्रकार से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है द्रव्य के गुणधर्म का मापन। तो द्रव्य के गुणधर्म का मापन करने के लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि इनके मात्रक क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी चीज़ का भार निकालने जा रहे हो, किसी चीज़ की वैल्यू निकालने जा रहे हो, तो उसके तुम्हें यूनिट मतलब मात्रक पता होना चाहिए। अगर मात्रक पता है तब तो तुम आगे कुछ कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, जनरली बात है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसके मात्रक से पहले यह भी ज्ञात होता है, आवश्यक है कि मात्रक सार्थक अंक है, यदि क्या होते हैं, तो सार्थक अंक का मतलब हो गया कि जो वैल्यू हमारे निश्चित हो। सार्थक का यही मतलब हुआ कि जिनको हम अच्छे से गिन सकें वो सार्थक हो। अब वो दशमलव के बाद चाहे वो दशमलव के पहले हो, दोनों तीनों की वैल्यूएशन को मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है बेटा। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पे चेक कर लो। मूल मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रक से द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है। जैसे मतलब कि ऐसे कहा जाता है इनको कि जैसे आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे अलग मात्रक द्वारा किसी चीज़ को अगर बना सकते हो, उसे हम क्या बोल देंगे, मूल मात्रक बोल देंगे। जिसके अंदर क्या आता है, CGS प्रणाली आता है। CGS प्रणाली में, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड में होता है। मतलब सिंपल सी बात है, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ऐसा जान लो, बस खत्म कहानी, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ध्यान से सुनना, सेंटीमीटर जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम में भार और ये सेकंड में होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये मात्रक होता है जो हमारे यहाँ यूज होता है, एक्चुअल में जो हमारे यहाँ यूज होता है इसको CGS बोल देते हैं,
ठीक है भैया। जैसे हमारे पास FPS होता है, FPS का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो FPS का मतलब होता है यहाँ पे, F का मतलब होता है फुट में नापा जाए चीज़ें, ठीक है। P का मतलब पौंड में नापा जाए, पौंड कहाँ यूज होता है, ये सब इंग्लैंड में यूज होता है। और यस का मतलब यहाँ पे सेकंड से ही है, सेकंड में नापा जाता है चीज़ें, तो ये सब इंग्लैंड अंग्रेजों द्वारा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। MKS का क्या मतलब होता है, M का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लंबाई का मात्रक जो हमारे पास होता है वो मीटर होता है, K का मतलब होता है यहाँ पे किलोमीटर होता है, और S का मतलब होता है ये सेकंड का। तो सेकंड हर जगह सेकंड ही चलता है यहाँ पे मात्रक, लेकिन और सारी चीज़ें बदल जाती है। तो हमारे यहाँ MKS भी चलता है, CGS भी चलता है, और एक होता है SI का मतलब हो गया यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट पे चीज़ें स्टैंडर्ड कर दिया गया यहाँ पे कि SI द्वारा प्रमाणित कर दिया गया। 1960 में भार एवं मापन के अंतर्राष्ट्रीय सीमित ने इकाइयों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली प्रस्तुत की, जिन्हें संक्षेप में SI प्रणाली कहते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत 7 मूल मात्रक होते हैं। देखो इसकी आवश्यकता होती कहाँ है, आयात और निर्यात में, आयात और निर्यात के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब कहोगे आयात निर्यात का क्या मतलब है, देखो भैया अब अपने यहाँ से कोई चीज़ जा रहा है, जैसे अपने यहाँ से एक बोरी धान गेहूँ भेज दिया गया, जैसे वो अंग्रेज़ों ने, जैसे आपको यहाँ से अमेरिका में कोई चीज़ आयात और निर्यात करना है, उन्होंने एक बोरी सरसों भेज दिया, तो आपने एक बोरी लाई भेज दिया, तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर है, नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर हमको एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात करना है तो दोनों के वैल्यूएशन बराबर हो गई। अब बोरिया से नापा जाए तो बोरिया का मतलब यही हो गया, अब एक बोरी भर के कपड़ा भेज दिए, एक बोरी आप रुई भेज दो इधर से, तो क्या दोनों की वैल्यूएशन बराबर है, क्या नहीं है ना। तो इस वजह से उन्होंने एक चीज़ सेट कर दिया कि जितना हम यहाँ से भेजेंगे, हमारे यहाँ अगर ये इतना हो रहा है तो आपके यहाँ ये इतना होगा, जितना चीज़ें हम भेज रहे हैं, जो चीज़ भेज रहे हैं उसका वैल्यूएशन उतना ही आना चाहिए, नहीं तो इस तरह में तो घाटा लग जाएगा और बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये है इसकी भौतिक राशियाँ, ये इसके हैं मात्रक। चेक दिस, यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड होता है, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, और ज्योति दीप्ति कैंडेला, एंड पदार्थ की मात्रा को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास में कुछ मूल मात्रों को प्रदर्शित करने का युग। यहाँ पे इस चीज़ को याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं मीटर, एक न्यूटन में होता है, तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। चलो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जिसको हम किसी दूसरे द्वारा प्रकट किया जाता है। मूल मात्रक की सहायता से ही हम उसको निकालते हैं, जैसे भौतिक राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं यहाँ पे, जैसे वे सभी मात्रक जिनके मूल मात्रक से प्राप्त किया जा सकता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मतलब व्यू मतलब खुद से उत्पन्न करना, मतलब व्यू मतलब दूसरों से उत्पन्न मतलब उत्पन्न करना, तो व्युत्पन्न मतलब दूसरों से उत्पन्न करना, उससे मूल मात्रक को दर्शाते हैं, जबकि कुल को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। समझे मेरी बात जी। ये फिजिक्स में आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़े होंगे और पढ़ाए भी होंगे। मापन में अनिश्चितता, अनिश्चितता का सबसे इतना सा मतलब समझ लो कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी गई है तो ये सार्थक है, ये निश्चित संख्या है, ठीक है। पहले निश्चित और अनिश्चित को समझो, और अनिश्चित क्या है ये समझो। अनिश्चित का मतलब जैसे लिख दिया गया 2.87, तो ये एक अनिश्चित संख्या है, और अनिश्चित के अंदर ही तुमको निकालना पड़ता है सार्थक अंक, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक का क्या मतलब हो गया, जैसे अब दशमलव है या नहीं रहे तो इसमें सार्थक अंक तीनों माने जाएंगे, तो दशमलव बस इतना समझो। सार्थक अंक को दो तरह से हम समझ लेते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं मापन में अनिश्चितता। ध्यान से सुनो, यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतांक होते हैं, जिसको 10 के खबर जैसे सुनो ध्यान से। वैज्ञानिक संकेतांक को दो तरह करते हैं, एक 10 के पावर n होता है, एक 10 के पावर माइनस का n होता है। ये कब होता है और ये कब होता है, जैसे मान लो लिखा गया 2 8 5 6 ऐसे लिखा गया। अगर आप इधर जाओगे, कधर जा रहे हो, मान लो अगर ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया, तो लिख दिया 2.856 गुणे कितने अंक दशमलव लगाया है 10, 3 अंक पे, तो 10 के घाते आपने 3 लिख दिया है इसको। तो ये हमारा जो सार्थक अंक है ये वैज्ञानिक संकेतांक हो गया है, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतांक। ये दो तरह डिफाइन करता हूँ। एक संख्या हमारे पास ऐसी है, मान लो 0.00038 है, ऐसे है। अब आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो कितनी पीछे गए हो, 1 2 3 4। अगर आप इधर से गिनती करते हो 1 2 3 4, तो 3 अंक दशमलव लगाया है। आपने इधर से गिनती किया, उल्टा गिनती किया, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 10 के हाथ माइनस का 3, ऐसे समझ, 4 माफ करना, ऐसे हो जाएगा। वैज्ञानिक संकेतांक का मतलब होता है कुछ चीज़ें हम प्लस में करते हैं, कुछ माइनस में। प्लस में कब करेंगे, अब इसको बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कैसे। सुनो, अगर दशमलव के पहले कोई, अगर किसी में दशमलव, किसी वर्ड में दशमलव नहीं लगा है, ध्यान से सुनना, किसी भी कोई भी संख्या लिखी गई है ऐसे,
इसमें दशमलव नहीं लगा है, और एक संख्या हमने लिख दिया यहाँ पे 0.878 ऐसे। तो ये समझ लिया जिसमें दशमलव नहीं लगा है ये हमेशा प्लस में है, इसमें हमेशा 10 के पावर n ही लगेगा, और अगर जिसमें दशमलव आ गया पहले इसके 10 घाते माइनस का n लगेगा। तो इस फॉर्मूले में इतना फंडामेंटल समझो, इतना फंडामेंटल समझो कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है तो इसमें माइनस का मान लगेगा, ये है तो इसको प्लस का मान लगेगा, ऐसा समझ लो। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है। वैज्ञानिक संकेतांक साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है यहाँ पे भैया, तो किसी संख्या में दशमलव को बाईं ओर से ले जाना हो तो संख्या में 10 की अनुकूला कर देते हैं, और किसी में स्थान से विस्थापित किया जाता है उस संख्या को निरूपित कर दिया जाता है। वही चीज़ है, डिफिनीशन लिख लेना इसका, आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो। यहाँ पे मापन में अनिश्चितता वही है, समान प्रकार के। यदि सार्थक अंक किसे कहते हैं, किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या उसके सार्थक संख्या कहलाती है, ऐसा समझो। हमने लिखा 2.87 ये सार्थक अंक है, 8.788 ये भी सार्थक अंक है, 8.000। अब ध्यान से सुनना, दशमलव के बाद यहाँ पहले ना कोई अंक है, जीरो को सार्थक अंक नहीं मानते हैं, ध्यान सुनना। लेकिन जीरो अगर किसी संख्या के बीच में आती है 2.087 तब ये सार्थक अंक मानी जाएगा। जीरो गिन लोगे 4 है, लेकिन अगर जीरो कहीं पहले आ रही है कहीं बाद में आ रही है तो उसको हम सार्थक, अगर बाद में आ रही है जैसे हमने लिखा 2.800 तो ये सार्थक अंक में मान सकते हो, लेकिन अगर पहले आ जा रही है तो सार्थक अंक में नहीं मानी जाएगी। जैसे 0.0037 तो इसमें अब सार्थक अंक कितने हो गए, सब ये 2 हो गए सार्थक अंक, ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। समझे मेरी बात। तो सार्थक अंक का मतलब हो गया कि दशमलव चीज़ें जो हमारे चीज़ से निश्चित दिख रही हो, चाहे पॉइंट में हो चाहे ना पॉइंट में हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे लेवोजियर ने, ध्यान सुनना इसको। इन्हों ही इसका प्रतिपादित किया था, इन्हें लेवोसिए बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेवोसिए। कहीं कहीं को लेवोजियर बोलते हैं, ध्यान सुनो, कहीं कहीं को लेवोजियर बोलते हैं, तो बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का ही होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, संयोजन का। सबसे पहले संयोजन का नियम क्या होता है, रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। रासायनिक संयोजन का मतलब होता है 2 लोग से मिलकर किसी एक चीज़ का निर्माण करना। ध्यान से सुनना, 2 लोग आपस, जैसे जल है H2O, दोनों को मिलाओगे तो एक चीज़ का निर्माण होता है जल का। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 लोगों से मिलकर किसी एक चीज़ का निर्माण हो रहा है तो उसे हम रासायनिक संयोजन कहते हैं। अब रासायनिक संयोजन, अब वो जो वस्तु 2 लोग मिल रहे हैं आपस में, वो कई तरह से मिल सकते हैं, उनके भार समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, उन कई तरह के क्वालिटियाँ प्रकट करते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें पढ़ना पड़ता है रासायनिक संयोजन के नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहला चीज़ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको कौन दिया था, लेवोसिए ने दिया था, 1774 में प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा था, सिर्फ इतनी सी बात को कहा था कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को करवाने जा रहे हैं तो उसके रिएक्शन के होने के पहले का जो द्रव्यमान है वो होने के बाद का द्रव्यमान जो है वो दोनों बराबर हो आएंगे। जैसे ऐसा समझ लो कि अगर हमने लिया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे, प्लस यहाँ हमने लग दिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको बैलेंस नहीं करता हूँ, ऐसे समझो, मैं एक नॉर्मल सी एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमने लिया HCl, ठीक है, और प्लस हमने लिया यहाँ पे H प्लस और Cl को हमने लिया माइनस अलग अलग। तो इसके कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि जितना द्रव्यमान अभिकारक क्रिया के पहले होगा उतना द्रव्यमान अभिकारक के बाद होगा। कहोगे अभी भी समझ में नहीं आया, तो ऐसा समझ लो। और जैसे हमने कहा कि हमने लिया 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध, ठीक है। तो ये दोनों जो अभिक्रिया, अब इनको दोनों को हम मिलाएंगे, जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक है। दोनों को मिलाए तो बन गया उत्पाद। क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो दोनों कितने हो गए, ये 2 लीटर हो गए बन के। तो अभिक्रिया के पहले भी ये 2 ही थे, 1 प्लस 1 कितने थे, ये 2 ही थे, और अभिकारिया के बाद भी ये कितने हैं, 2 ही लीटर हैं। तो इनके कहने का मतलब है कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके पहले का द्रव्यमान उसके बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। इससे ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं इनको। या इसको बोल सकते हो किसी भी वस्तु को ना तो बनाया जा सकता है, किसी भी द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ के बचाव के बारे में बात करना, या किसी चीज़ के संरक्षण का मतलब हो गया ना तो बनाई जा सकती है ना तो नष्ट
की जा सकती है। इसे भी बोल सकते हो, या किताब में लिखा गया है कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं, उससे हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इसकी ये परिभाषा लिखी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे चलते हैं। निश्चित अनुपात के नियम, द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि हमारे पास जल है H2O है, हमने कहा कि एक पाकिस्तान से लेकर आओ जल H2O, हमने कहा कि आप लेकर आओ इंग्लैंड से H2O, हमने कहा एक काम करो जर्मनी जाओ, जर्मनी से लेकर आओ H2O। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि आप किसी भी वस्तु को कहीं से लेकर आइए, किसी भी पदार्थ को कहीं से लेकर आइए, उसका जो अंदर के सांद्रता होगी, मात्रता होगी, वो वही होगी। चाहे आप इंडिया के जल को यूज करो, चाहे आप पाकिस्तान की यूज करो, चाहे आप इंग्लैंड के यूज करो, चाहे आप जर्मनी के यूज करो, उसमें उतने ही कण उसके विद्यमान होंगे। चाहे जहाँ से लाओ, चाहे तुम अपने गांव से लाओ, चाहे किसी जल को, जैसे पानी है, चाहे आप अपने गांव से लाओ, चाहे किसी और के गांव से लाओ, चाहे आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से लाओ, चाहे और किसी राज्य से लाओ, पानी में वही मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, वही अणु पाया जाएगा, वही परमाणु पाया जाएगा, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं बनेंगे। इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। कोई भी चीज़ आप कहीं से लेकर आओ, कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, आगे इसकी परिभाषा आप यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो निश्चित अनुपात का नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो। अब आता है यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है भैया? गुणित अनुपात का नियम होता है, ध्यान से सुनो। मान लो आपने बनाया CO2 को मिला के बनाया, तो एक ही तत्व से अलग अलग चीज़ें बनती है। इससे हमने CO भी बनाया, इससे हमने CO2 भी बनाया, इससे हमने CO3 बनाया। तो इसके कहने का मतलब इतना सा है, तो को ध्यान से, अगर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है सर कितना, 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ध्यान से सुनना, यहाँ भी कार्बन परमाणु कितना है 12, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 16 दूना अनुपात कितना हो गया 32 हो गया। यहाँ पे अगर 12 ही है तो इसका अनुपात कितना हो गया 48 हो गया। तो ये कहता है कि जब 2 रासायनिक क्रियाएं आपस में जुड़ती हैं, 2 लोग आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद क्या होता है, ध्यान से, 2 रासायनिक क्रिया साथ में जुड़ती हैं, तो जुड़ने के बाद अगर पहले वाले को हम कांस्टेंट कर दें, पहले वाले को निश्चित कर दें क्योंकि एक जैसे है, तो इसका जो अगला वाला भाग आता है वो उसके निश्चित, यानी वो उसके सरलतम अनुपात में होता है। सरलतम का मतलब होता है जो कर जाएगा 16 एकन्नम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, ऐसे। तो वो ये इस क्रम में सरलतम अनुपात बोलते हैं। सरलतम मतलब एक दूसरे जो चीज़ कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरलतम बोलते हैं। तो उसकी किसमें अनुपात में होती है, सरलतम अनुपात में होती है। इसके कहने का ये मतलब है। चलो भैया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। हमने इसके बारे में बेसिक्स भी बात किया है। ठीक है बेटा, अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लो हम। आगे हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे गैलुसेक का नियम है। बहुत आसान है गैलुसेक का नियम। गैलुसेक भाई कहते हैं इस नियम के अनुसार, इन्होंने गैलुसेक 1808 में दिया था, जिसके अनुसार गैस परस्पर संयोग करती हैं। अच्छा, ये बात होती है सिर्फ गैस के लिए, किसके होते हैं, गैस के लिए बात किया जाता है। होती है सभी गैसीय परमाणु आयतन के पूर्ण संख्या का सरल अनुपात होती है। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे 1 लीटर गैस बनाया, ठीक है, 1 लीटर हमने ऑक्सीजन लिया, 1 लीटर हमने ऑक्सीजन लिया प्लस 1 लीटर हमने नाइट्रोजन लिया, ऐसे समझो नाइट्रोजन लिया, तो यहाँ पे इसका सरलतम मतलब यहाँ पे 2 लीटर आएंगे। नहीं समझ में आया? ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, दोनों जोड़ दोगे 2 हो जाएगा। सरलतम अनुपात मतलब हो गया गिनती 1 2 3 4, इसको पूर्णांक बोलते हो, पूर्ण संख्या बोलते हो, पूर्ण संख्या के रूप में भी आती है। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2 लीटर प्लस 2 लीटर, कुछ भी ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 4 लीटर। तो ये इसके सरल अनुपात में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 ही आएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, आपने लिया 1 लीटर ऑक्सीजन प्लस 1 लीटर 2 लीटर नाइट्रोजन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, वो 2 ही आएगा, वो उसके निश्चित अनुपात में ही होता है। इसी तरह हमारे पास कौन सा होता है भैया, अवोगाद्रो सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेगा, STP की बात करेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेगा। इसको सर 1811 में इटली के वैज्ञानिक अवोगाद्रो ने दिया था।
बस वही चीज़ है कि अगर आपने अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया है चीज़ें, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब हो गया मानक रूप में, तापमान और प्रेशर मतलब दाब, दोनों क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो सेम चीज़ें वही होगी जो हमारा गैलोसेक का नियम था। अगर नियत टेम्परेचर है तो आपने अगर 1 लीटर यहाँ पे 1 मोल आपने यूज किया है नाइट्रोजन, तो प्लस 1 मोल आपने अगर यूज किया है ऑक्सीजन, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन में बात किया है। ठीक है बेटा जी, इसको बहुत हमने पढ़ाया है और अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या टॉपिक है, तुल्यांकी भार की बात करेंगे। तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, ध्यान सुनो। तुल्यांकी भार बराबर होता है किसी भी अणुभार, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे जितनी भी है उससे उसको भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, तो उसकी निकल आती है क्या, तुल्यांकी भार निकल आता है। ये जनरली एकदम सिंपल सा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एकदम बेसिक है। और हमने पूरे टॉपिक को यहाँ पे क्या कर दिया है, कवर अप कर दिया है एक एक करके। ठीक है, हमने पूरे टॉपिक को क्या किया है यहाँ पे, अच्छे से कवर अप किया है और चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब अगले चैप्टर में जो हम अगले उसमें बात करने वाले हैं यहाँ परमाणु तथा अणुतुल्यांकी, अच्छा पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी है, हाँ ठीक है। और परमाणु तथा अवधारणा, इसको थोड़ा बात करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, माफ करना थोड़ा सा स्किप हो गया था वो। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये हमारे पास है, आ जाओ। तो डाल्टन भाई साहब ने क्या कहा था, ध्यान सुनो। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पे, तो इन्होंने पहले नियम क्या कहा था, पहला प्रत्येक नियम, पहला नियम क्या कहा था डाल्टन भाई ने, और इन्होंने डाल्टन ने ही किया था। इसको कणिका का सिद्धांत बोलते हैं, कहीं कहीं इसको कणिका का सिद्धांत बोलते हैं, कणिका का सिद्धांत, कणिका का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने, प्रत्येक द्रव अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि प्रत्येक द्रव अति सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं, कण बोल देते हैं ना। तो देखो परमाणु, इनके कहने का मतलब जो परमाणु बना है वो अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब ना तो इसको हम बना सकते हैं, ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो परमाणु इनको पहले था। दूसरा मैं कहा था परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम परमाणु संरक्षण का नियम बोलते हैं। इसे ही परमाणु संरक्षण का नियम बोलते हैं, परमाणु संरक्षण का नियम बोलते हैं, संरक्षण का नियम बोल देते हैं। क्योंकि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु की ही भाग होते हैं और ना तो रासायनिक क्रिया द्वारा ना भौतिक क्रिया द्वारा उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे परमाणु को विभाजित भी नहीं किया जा सकता। किसी तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। कहने मतलब है जो भी तत्व, मान लो हमारे पास हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं वो एक ही जैसे होंगे। उनके तत्व जैसे हमारे अंदर जो भी डीएनए है वो हमारे जैसे ही होगा। ठीक है, इसे कहने का सिर्फ इतना सा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में स्रोत होकर यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं। इनके कहने का मतलब है अगर 2 लोग आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ऑक्सीजन को अगर हम ऑक्सीजन से मिलाएंगे H2O2 बन जाएगा। या हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो हम यहाँ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इनके कहने का मतलब है कि जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वो सरल अनुपात में, या 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो एक नया अणु बनाते हैं, या नया तरह का अणु या आयन बनाते हैं। इनके कहने से इतना सा मतलब है। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान से
चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हमारे पास क्या है, परमाणु और अणु किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, परमाणु क्या है, न जिसको बनाया जा सकता है न जिसको नष्ट किया जा सकता है, उसे परमाणु बोलते हैं। परमाणु क्या होता है, ना तो जिसको बनाया जा सकता है, ना तो जिसको बनाया जा सकता है, जिसको बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना तो जिसको नष्ट किया जा सकता है, जिसको नष्ट किया जा सकता है, परमाणु बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। और परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है, उसके आगे वाली क्लास में बात करेंगे एकदम बेसिक से। परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है, अणु कहते हैं ऐसे मालूम, ठीक है बेटा। बाकी और डिटेल बात करेंगे। अब आगे हम बात करने हैं मोल के बारे में, और जो जो टॉपिक आगे क्लास में आएगा उनको बता दिया जाएगा। 3 वीडियो आएगी, तीनों वीडियो एकदम परफेक्ट। हम कंसेप्ट को पूरा समझा दिए हैं, आगे हम और डीप में बात करने वाले हैं चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है कमेंट करना, ताकि आगे वाली क्लास में और चीज़ें बेसिक समझा सकें और एकदम विद एक्सप्लेनेशन आपको एकदम डीप में चीज़ों को बता सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, मंगलवार शाम।